जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, टेट और सीटेट के मैथ्स की कंप्लीट सीरीज में हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक को, और आज उसी क्रम में दोस्तों हम लोग ज्यामिति में भी इससे पहले 3 टॉपिक को हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया है, जो थे हमारे कोण, बहुभुज और ट्रायंगल। दोस्तों, आज उसी क्रम में हम लोग अपने इस ज्यामिति के चौथे सेक्शन पर आ गए हैं, जो है हमारा चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों, ये वीडियो है आपके लिए बेहद खास, क्योंकि इससे भी परीक्षा में बनते हैं हमारे कई सारे प्रश्न। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारे लिए बेहद खास। तो क्या है आज का ये टॉपिक, हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे और कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। क्या कहता है ये क्वाड्रिलेटरल? समझिएगा कि 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। आप देखेंगे दोस्तों, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति है, जिसमें 4 भुजाएं होंगी, 4 शीर्ष होंगे और 4 ही हमारे कोण होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि हमने एक फिगर बनाया, कोई 4 रेखाओं के द्वारा अगर हमने एक आकृति को बंद कर दिया तो इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे, ये यदि हमारे शीर्ष हो गए और यहां हमें 4 भुजाएं मिलेंगी, और इसी तरह से हमारे पास ये 4 कोण मिल जाएंगे। तो ऐसी आकृति को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एक फिगर के द्वारा आप समझने का प्रयास करिएगा कि चतुर्भुज के प्रकार कितने हैं। चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें आप देखेंगे आयत है, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। अगला हमारा वर्ग है, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। समांतर चतुर्भुज है, जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अगला हमारा समचतुर्भुज है, जिसे हम रोम्बस कहते हैं। और दोस्तों, अंतिम चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज है, जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। दोस्तों, हम इन्हें एक एक करके तरीके से समझेंगे ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, चतुर्भुजों को हम 5 प्रकार से बांट देते हैं, और हम इनको एक बार शुरू से क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों आयत को। रेक्टेंगल क्या है, समझने का प्रयास करिए। बहुत सिंपल सा और आसान सा फिगर है। देखिए क्या है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। और समांतर के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आप समझिएगा कि चतुर्भुज क्या है। आयत जो पहला चतुर्भुज का पार्ट है, वो क्या कहता है कि ऐसी कोई भी आकृति जिसकी, मैं इस तरह से कह सकता हूं आपसे दोस्तों, यदि मान लीजिएगा ये एक आकृति है जो बंद है। शर्त क्या है दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। इसमें आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये भुजा इसके पैरेलल भी होगी और समान भी होगी, समांतर भी होगी और समान भी होगी लंबाई में। इसी तरह से ये भुजा दोस्तों इस भुजा के बराबर होगी, और साथ ही साथ इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने का होगा? समकोण होगा। ऐसी आकृति को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम आयत कहेंगे। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ेंगे हम अब आयत के बारे में, कुछ विशेष नोट जो है हमारे, हम उन्हें समझते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहते हैं नोट। आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं आपके लिए एक अलग से फिगर बनाता हूं कि जैसे ये हमारा एक आयत है। इस आयत में इस शीर्ष को A कहें, इसे B कहें, इसे C और इसे D। दोस्तों, आप क्या पाएंगे कि आयत में ये 2 विकर्ण भी होंगे, और इन विकर्णों का कटान बिंदु हमारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या है? O। तो आप समझिएगा कि आयत की हमारी क्या मुख्य प्रॉपर्टी है, हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली जो इसकी हमारी एक गुण कह लीजिएगा कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं ए बी सदैव पैरेलल होगा दोस्तों DC के, और
एडी पैरेलल होगा सदैव हमारा किसके, बीसी के। ये पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों। दूसरा गुण समझ लीजिएगा आयत का, ये भुजाएं समांतर के साथ साथ बराबर भी होंगे। ए बी भुजा डीसी के बराबर होगी और एडी भुजा बीसी के भी बराबर होगी। तीसरा गुण समझिएगा हमारा इस आयत के लिए कि इसका प्रत्येक एंगल, आंतरिक कोण जो है ये आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये प्रत्येक कोण दोस्तों आपके कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। आगे आते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखिएगा कि जो आयत के विकर्ण होंगे, और विकर्णों के बारे में हम लोगों ने बहुभुज में बहुत बेहतर तरीके से कवर किया था दोस्तों। तो विकर्ण क्या कहते हैं कि आयत के जो विकर्ण होंगे वो सदैव एक दूसरे के बराबर होंगे, साथ ही साथ ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। अर्थात ए से जो ओ तक की लंबाई है वही लंबाई दोस्तों ओ से सी की होगी, और यही लंबाई दोस्तों ओ से बी की होगी, और यही लंबाई हमारी ओ से डी तक की होगी। ये आपको समझना बेहद जरूरी था। इसी तरह से दोस्तों छठी प्रॉपर्टी देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा कि आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये बेहद जरूरी है दोस्तों, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। आयत के विकर्ण कभी भी समकोण पर नहीं काटेंगे दोस्तों। अर्थात ये जो एंगल है, एंगल एओसी हो जाए, मैं ऐसे क्या कह सकता हूं कि जो एंगल एओसी होगा, या हम कह सकते हैं एंगल बीओसी है, ये कोई भी होगा वो आपका 90 के इक्वल नहीं होगा। ये बात विशेष तौर पे याद रखिए, क्योंकि इस नोट से कई बार हमारा प्रश्न बना है दोस्तों, तो इसलिए इस नोट को मत भूलिएगा कि आयत के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दोस्तों ये तो थे इसकी कुछ गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम कुछ क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी कर लेते हैं कि आयत में हमें क्या क्या अलग से प्रॉपर्टी मिलती है अगर हम इस भुजा को लंबाई अर्थात एल कहें। और दोस्तों अगर ये भुजा इसकी चौड़ाई अर्थात हम बी कहें, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये अगर एल है तो सी डी भी हमारी एल ही होगी। आप यहां से इस आकृति के 3 फॉर्मूले समझेंगे। जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों आयत का, उसे हम कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप दूसरा हमें समझना है दोस्तों परिमाप के बारे में, तो परिमाप हमेशा याद रखिएगा 2 × L+B। परिमाप क्या होता है दोस्तों यहां से चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो आप यहां से देख लेंगे 2L+B। अब मैं अगर विकर्ण की बात करता हूं तो आप कहेंगे दोस्तों कि सर जो विकर्ण होगा विकर्ण हमारा AC है, और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल में हम लोगों ने कवर करी है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी आयत का जो विकर्ण होगा रूट के अंदर L² + B²। तो आप देखेंगे आयत से रिलेटेड जो हमने अपनी प्रॉपर्टीज देखी हैं सारी, वो बस इतनी है दोस्तों। अगर हम इतनी कवर कर लेते हैं तो हमारा आयत का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं आपको आयत बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो टोटल हमें इतनी ही प्रॉपर्टी याद करनी है आयत से रिलेटेड। बढ़ेंगे दोस्तों अगले पार्ट पर। देखिएगा एक हमने चतुर्भुज कंप्लीट किया है जो था आयत। अब सेकंड हम लोग चतुर्भुज पे आ जाते हैं जो है हमारा वर्ग। वर्ग और आयत में थोड़ा सा ही अंतर है, समझेंगे क्या है दोस्तों कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। साथ ही साथ वर्ग की आमने सामने की भुजाएं भी आपकी कैसी होंगी दोस्तों,
आपकी पैरेलल होंगी। बस फर्क इतना है, आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां समान थी और यहां पर हमारी चारों भुजाओं की लंबाइयां एक समान होंगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि मान के चलिएगा ये इस तरह से एक आकृति है, फर्क सिर्फ इतना है, चारों भुजाओं की लंबाइयां एक समान होंगी और प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का। इस तरह से जो आकृति बनेगी दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अब वर्ग से रिलेटेड भी हम लोग कुछ गुण समझ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, देखते हैं क्या है वर्ग से संबंधित प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आप ऐसे कह सकते हैं, यदि मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारा एक वर्ग है, मैं इस फिगर को बना रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि एक हमारा वर्ग है ABCD मान के चलिए, और AC इसका डायगोनल है और इधर हमारा BD एक डायगोनल है, और जो कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ऊपर। आप प्रॉपर्टी समझिए दोस्तों। तो पहला गुण हमारा वही है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। AB किसके समांतर होगा दोस्तों? DC के, और AD पैरेलल होगा दोस्तों किसके? BC के। सेकंड केस देखिएगा कि चारों ही भुजाएं आपस में दोस्तों कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी दोस्तों हमारी ये कहती है कि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण समकोण होगा। चौथी प्रॉपर्टी आप समझिए दोस्तों कि जो हमारे विकर्ण हैं इसमें, वो सदैव आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ ये विकर्ण आपके एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, अर्थात A से O तक की लंबाई, वही बात O से B तक, O से C तक और O से D तक, ये लंबाइयां आपस में कैसी होंगी दोस्तों? एक समान होंगी। आप समझिएगा, यहां ये भुजाएं आपस में बराबर थी, साथ ही साथ अंदर के जो विकर्णों का कटान बिंदु से जो हमें चार रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ये चारों आपस में बराबर होंगी दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों समझने के लिए। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा क्या कहती है हमारी, एंगल AOB। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AOB यानी जहां हमारे विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 का होगा। तो एंगल AOB कह लीजिएगा, एंगल BOC कह लीजिएगा, एंगल COA कह लीजिएगा और एंगल AOD कहिएगा। ये सारे एंगल हमारे कितने डिग्री के बनेंगे? 90 के ही हमेशा आएंगे। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या वर्ग के विकर्ण समकोण पर काटते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, समकोण पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और सेवेंथ प्रॉपर्टी एक और आपको याद रखनी है दोस्तों, वर्ग के विकर्ण सदैव आधार के साथ आधार के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। कोण बनाते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करें। आधार के साथ, यदि मैं AB भुजा की बात करूंगा और ये मैं विकर्ण कहूंगा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि एंगल CAB, जो CAB होगा वो हमारा कितने का आ जाएगा? 45 डिग्री। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं एंगल CBD, या मैं कहता हूं एंगल DBA, या मैं एंगल कहता हूं CAD, ये सारे एंगल हमारे कितने के होंगे? 45 डिग्री के होंगे। CAD, ये बात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि वर्ग से रिलेटेड ये 7 प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे और इनसे हमारे प्रश्न भी आसान हो जाएंगे दोस्तों। इसी में हमें क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज समझनी है, तो हमारे कुछ स्पेशल फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे क्षेत्रफल की बात कहता हूं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है
क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो मैं कह सकता हूं जो क्षेत्रफल है, अगर मैं इसकी भुजा ए मान लेता हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर अगर ये भुजा स्मॉल है तो चारों भुजा ही हमारी आपके ए बनेंगी, और अगर हम क्षेत्रफल कहेंगे तो क्षेत्रफल होगा, याद रखिए, भुजा स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं इसका परिमाप आपसे कहूंगा तो चारों भुजाओं का योग, आप जानते हैं चारों भुजाएं ए ही हैं, ए के हिसाब से हमारा परिमाप 4a बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम अगला विकर्ण को रिलेटेड या विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का फॉर्मूला दोस्तों बन जाएगा a√2। याद रखिएगा दोस्तों, तो इस तरह से हमें इस वर्ग को डिटेल में समझना था, और मैं समझता हूं आपको सारे ही पॉइंट एक तरफ से क्लियर हो गए होंगे। तो आगे चलने पर हमें किसी तरह के प्रश्न में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, तो इतना आपको दोस्तों समझना आपके लिए जरूरी था। बढ़ते हैं दोस्तों अगली आकृति पर। क्या कहती है हमारी अगली आकृति? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी और साथ ही साथ उनकी लंबाइयां भी बराबर होंगी। बट दोस्तों याद रखना, यहां आपका कोण समकोण होना कोई आवश्यक नहीं है। आप समझिएगा, मैं इस तरह से कह सकता हूं, मैंने एक फिगर बनाया कि मान के चलिएगा ये एक चतुर्भुज है, आप देखेंगे कि ये भुजा इसके पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी, और इसी प्रकार से ये भुजा इसके पैरेलल और बराबर होगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इस तरह की जो आकृति है वो हमारी क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। तो अब थोड़ा सा हमें देखना है कि समांतर चतुर्भुज के गुण क्या हैं, किस तरह से हमें इनको याद करना है, तो समझने का प्रयास करिए दोस्तों। समांतर चतुर्भुज के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझनी है दोस्तों, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, मैं समझता हूं। देखिएगा, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और आप देखेंगे कि अगर ये ए शीर्ष है, ये बी है, ये सी है और ये डी। आप देखेंगे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है दोस्तों, कि सम्मुख भुजाएं पैरेलल होंगी। ए बी पैरेलल होगी किसके दोस्तों? डीसी के, और एडी पैरेलल हो जाएगी बीसी के। साथ ही साथ दोस्तों इन भुजाओं की लंबाइयां भी एक समान होंगी। ए बी बराबर हमारा डीसी के होगा और एडी इक्वल होगा बीसी के। तीसरी प्रॉपर्टी समझिएगा दोस्तों, कि जो इसके विकर्ण होंगे वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। हम कहेंगे ए सी बराबर नहीं होगा किसके दोस्तों? बीडी के। विकर्ण हमेशा इसके छोटे बड़े होते हैं, एक साथ आप ये कह सकते हैं एक समान नहीं होंगे। बट दोस्तों एक खास बात ये है इसमें कि आपके जो विकर्ण हैं वो हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे, अर्थात ए से जो ओ तक की लंबाई है वही लंबाई ओ से सी तक की होगी। यदि ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो आप कहेंगे सर 5 ये होगा, 5 ये होगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार से जो बीओ की लंबाई होगी वही लंबाई दोस्तों हमारी ओडी की होगी। विकर्ण आपस में इक्वल नहीं है, बट इनकी जो विभाजन के बाद जो हमें भाग मिलेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। आप ऐसे कह सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा दोस्तों, कि सम्मुख कोण सदैव एक समान होंगे। जो एंगल ए है वो कंप्लीट हमारा किसके बराबर होगा? एंगल सी के। और इसी प्रकार से एंगल बी जो होगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा? एंगल डी के। इसी तरह से आपको एक बात और समझनी है दोस्तों, एक तल पर बने कोण, अगर हम आपसे इस भुजा की बात कहते हैं तो जो एंगल ए और प्लस एंगल बी का जो टोटल होगा वो सदैव 180 होगा। इसी प्रकार इस भुजा पर जो दोनों एंगल होंगे, अर्थात एंगल बी प्लस एंगल सी। इसी प्रकार दोस्तों इस भुजा की बात करूंगा सी डी की, तो एंगल सी प्लस एंगल डी सदैव आपके इक्वल होंगे, और यही आपके इनका जो योग होगा दोस्तों वो सदैव 180 डिग्री होगा। अगली आपको प्रॉपर्टी समझनी है दोस्तों 7th, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो आपके 90 डिग्री पर नहीं मिलेंगे। तो ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो टोटल हमारी ये 7 प्रॉपर्टी हैं, मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई। दोस्तों इनसे क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। मान के चलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं ये भुजा हमारी स्मॉल ए है और ये भुजा हमारी स्मॉल बी है। दोस्तों इस भुजा ए पर हमने एक लंब सम्मुख शीर्ष से यहां खींचा, इसकी हाइट है हमारी h1 और इसी प्रकार से हमने इस वाले शीर्ष से एक लंब डाला जो है हमारा h2। आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों। तो क्षेत्रफल हमारा क्या कहता है? पहला फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, अर्थात अगर ये बेस है तो इसके साथ हाइट जो है h1 है, या अगर मैं बेस b लूंगा दोस्तों तो हाइट हमें लेनी पड़ेगी h2। तो पहला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा दोस्तों परिमाप, परिमाप याद रखिएगा दोस्तों। परिमाप जो होगा 2 ब्रैकेट में a प्लस b, दोनों भुजाओं के योगफल का 2 गुना। और दोस्तों तीसरा विकर्ण से रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरम आपको याद करनी है। क्या कहती है विकर्ण समांतर चतुर्भुज के लिए? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों यहां d1 पहले विकर्ण की बात हो रही है और d2 दूसरे विकर्ण की बात हो रही है। समचतुर्भुज, इसे भी समझ लीजिएगा कि समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई एक समान है। आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, यदि मैंने एक चतुर्भुज बनाया, यहां पर शर्त यह है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी। दोस्तों यहां पर चारों भुजाओं का इक्वल होना जरूरी है। साथ ही साथ ये कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कोण जो हो वो समकोण होगा आपका। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो देखिएगा दोस्तों, हम समझते हैं कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या है। एक फिगर देख लेते हैं पहले दोस्तों। हमारा जो समचतुर्भुज है वो देखिएगा किस तरह से है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि हमारा ये एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, तो आप देखेंगे ये इसके डायगोनल्स हो गए। दोस्तों हम इस तरह से डायगोनल बना सकते हैं। ये डायगोनल ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। आप ऐसे देखिएगा दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? आमने सामने की भुजाएं जो मिलेंगी हमें वो पैरेलल मिलेंगी। साथ ही साथ प्रत्येक भुजा समान भी मिलेगी, अर्थात ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर सी डी के और बराबर डी ए के। तीसरी प्रॉपर्टी समझिएगा दोस्तों, इसके विकर्ण कभी भी इक्वल नहीं होंगे। चौथी प्रॉपर्टी हमें समझनी है दोस्तों, विकर्ण इक्वल नहीं होंगे बट एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ए से ओ तक की लंबाई और ओ से सी तक की लंबाई, इसी प्रकार बी से ओ तक की लंबाई और ओ से डी तक की लंबाई आपस में इक्वल होगी, बट ये चारों इक्वल नहीं होंगे। ये बात याद करने की और समझने वाली है दोस्तों, तो इसलिए मत भूलिएगा कि क्या कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या? सम्मुख कोण बराबर होंगे, एंगल ए सदैव एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी सदैव एंगल डी के बराबर। इसी प्रकार से छठी प्रॉपर्टी समझिएगा, एक तल पर बने कोणों का योग 180 होगा, जो पिछले हम लोगों ने
समांतर चतुर्भुज में देखा, वो प्रॉपर्टी आपकी यहां पर भी फॉलो होगी। आप ऐसे कह सकते हैं इनका योगफल सदैव दोस्तों क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगला नोट देखिए दोस्तों क्या कहता है हमारा, समचतुर्भुज में आप देखेंगे जो विकर्ण है एंगल AOB या आप एंगल COB या हम कह लें एंगल COD या एंगल DOA, ये सदैव कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो याद रखिए दोस्तों, एक हमारा वर्ग था और दूसरा हमारा समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं। बाकी का अगली प्रॉपर्टी दोस्तों देखिएगा, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण आधार कोण को समद्विभाजित करते हैं। आधार कोण को समद्विभाजित करते हैं। समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यदि मैं एंगल CAB की बात करूं तो ये सदैव बराबर होगा CAB CAD के, क्योंकि ये एंगल को हमेशा क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किससे रिलेटेड है, आपकी समचतुर्भुज से। एरिया से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, यदि इसकी भुजा A है, आप जानते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो दोस्तों समझने का प्रयास करिए। जो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल समझना है, 1/2 D1 इंटू D2। यहाँ D1 और D2 क्या है दोस्तों, हमारे विकर्ण है। तो पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप समझिएगा दोस्तों, परिमाप का है। तो आप कहेंगे कि सर परिमाप जो आएगा समचतुर्भुज का वो सदैव होगा 4 इंटू A। तीसरा जो हमें आपको फॉर्मूला समझना है विकर्ण से रिलेटेड, विकर्ण याद रखिए दोस्तों, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल 4A स्क्वायर। बेहद इंपॉर्टेंट नोट दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। मैं समझता हूं दोस्तों आसानी से आपको समचतुर्भुज भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब लास्ट एक पार्ट बचता है जो हमें बेहतर तरीके से समझना है। क्या है देखिएगा, आते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है हमारा समलंब चतुर्भुज। देखिए क्या कह रहा है, ऐसी 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति जिसकी कम से कम 2 विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर। तो हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी कोई 2 विपरीत भुजाएं अगर आपकी समांतर है तो वो हमारा क्या होगा, समलंब होगा। मैं ऐसे कह सकता हूं, जैसे देखिएगा दोस्तों, मैंने एक आकृति बनाई, आपको दिखेगा कि यहां पर इसकी 2 भुजाएं पैरेलल नजर आ रही होंगी, बट यहां ये आवश्यक नहीं कि भुजाएं लंबाई में एक समान हो। ये पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, बट इनकी लंबाई एक समान हो ये कोई आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो दोस्तों ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ गुणधर्म है वो समझ लेते हैं क्या है हमारे। तो पहले हम फिगर को समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों फिगर आपको दिख रहा होगा, मान लेते हैं कि एक ABCD एक हमारा समलंब चतुर्भुज है, और इस समलंब चतुर्भुज में प्रॉपर्टीज देखिएगा क्या है। पहली, कोई 2 भुजाएं विपरीत भुजाएं पैरेलल होंगी, जैसे AB पैरेलल है दोस्तों किसके, DC। इसके अतिरिक्त और कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जो इसके डायगोनल्स होंगे बराबर तो नहीं होंगे दोस्तों, बट AC डज नॉट इक्वल टू BD, बराबर नहीं होगा। बट दोस्तों खास बात क्या है
कि इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को आनुपातिक विभक्त करते हैं। अर्थात यदि मैं इस पॉइंट को नाम O देता हूं तो समझिएगा A से O तक की जो लंबाई है और O से C तक की जो लंबाइयों का अनुपात है वही अनुपात दोस्तों हमारा B से O तक और O से D का होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे लिए दोस्तों कि समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समानुपातिक विभक्त करते हैं। ये बात विशेष तौर पे याद रखिएगा। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा इसकी दो भुजाएं पैरेलल है और दो समांतर भुजाओं के आंतरिक कोणों का योग आप लोगों ने पढ़ा था कोण की प्रॉपर्टी 180 डिग्री का। तो आप समझिएगा यहां से हम कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं पैरेलल है तो एंगल ए प्लस एंगल डी का जो टोटल होगा वही टोटल हमारा दोस्तों एंगल सी प्लस एंगल डी का होगा। तो दोस्तों ये चार ही केवल प्रॉपर्टी है हमारी किससे रिलेटेड है, जो है हमारी समलंब से रिलेटेड। और समलंब के क्षेत्रफल से संबंधित केवल आपको एक फॉर्मूला याद करना है दोस्तों कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है तो देखिएगा दोस्तों क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाई का योग और इंटू ऊंचाई। आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि ये भुजा स्मॉल a है और ये भुजा स्मॉल b है दोस्तों तो जो क्षेत्रफल होगा 1/2 दोनों भुजाओं का योग और इंटू h क्या होगी दोस्तों, हम इन्हीं समांतर भुजाओं से एक हाइट डाल दें तो यही हमारी क्या है दोस्तों h। मैं समझता हूं समलंब चतुर्भुजी आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बस दोस्तों इस चतुर्भुज के सेगमेंट में केवल यही 5 आकृतियां जो हमें देखनी थी और दोस्तों अब आप लोग तैयार हो चुके हैं बिल्कुल अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आते हैं दोस्तों हम लोग देखते हैं किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में चतुर्भुज से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा। आप लोगों ने बहुभुज पढ़ा था और बहुभुज में आपने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था कि किसी भी बंद आकृति के अगर आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला भी याद होगा। याद करिए दोस्तों n-2 इंटू 180 और जहां n क्या था आप कहेंगे सर भुजाएं हैं तो यहां n चतुर्भुज में कुल 4 भुजाएं हैं और हमें मल्टीप्लाई करना है 180 से तो आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या 360 डिग्री। ये हम लोगों ने बहुभुज में कवर किया है तो मैं समझता हूं आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित नहीं करते। देखिएगा दोस्तों प्रश्न कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। समझने का प्रयास करिए तो आप देखेंगे क्या समलंब चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित कर रहे थे, नहीं कर रहे थे दोस्तों, वो समानुपातिक विभक्त करते थे और हमसे दोस्तों यही पूछा जा रहा है कि नहीं करते हैं। देखिएगा दोस्तों बाकी के आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं बट एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज के हैं और इसी प्रकार आयत से। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसके विकर्ण आपस में लंबवत होते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, लंबवत होते हैं। तो लंबवत के लिए आप बेहतर तरीके से जानते हैं दोस्तों, क्या समलंब चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं। आप कहेंगे सर नहीं। समांतर चतुर्भुज के नहीं, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बताए थे, या तो वर्ग होगा और या फिर समचतुर्भुज होगा। देखिए दोस्तों समचतुर्भुज ऑप्शन में तो ये करेक्ट हो गया। अगला आयत था तो याद रखिएगा आयत के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर होते हैं। याद करिए दोस्तों किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। और 2 ही चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, या तो आयत और या फिर वर्ग दोस्तों। तो देखिएगा क्या समलंब नहीं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज नहीं, तो करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आयत।
मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। एक चतुर्भुज के कोणों में 4:3:5:6 का अनुपात है, सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिएगा। आप समझिए दोस्तों, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का अनुपात हमारे पास है, और आप ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि मैं दोस्तों इन्हें जोड़ रहा हूं, 4 और 3 7, 7 5 12 और 12 6 18, 18 यूनिट क्या 360 नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर 18 यूनिट 360 है तो क्या एक यूनिट 20 के बराबर नहीं होगा? तो देखिएगा दोस्तों, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 360 डिग्री हो चुका है, और साथ ही साथ हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़े कोण की माप। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहां से देखिएगा 120 डिग्री। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है। चतुर्भुज PQRS में, एक चतुर्भुज है PQRS, तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए एक चतुर्भुज हमने PQRS बना लिया। प्रश्न के हिसाब से जो कहा जा रहा है समझिए दोस्तों, एंगल Q P का डबल है, एंगल R P का ट्रिपल है, और साथ ही साथ एंगल R 150 है। तो दोस्तों एंगल R हमारा 150 दिया गया। अब प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहां से आप एंगल R जो है वो किसका 3 गुना है? P का 3 गुना है। अगर मैं आपसे कहूं इसका ये 3 गुना है दोस्तों, तो आप बताइएगा कि क्या ये एंगल हमारा 50 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि तभी इसका 3 गुना बने। एंगल R जो है वो P का 3 गुना, तो देखिएगा एंगल R P का 3 गुना। आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आगे आइए, और एंगल जो Q है दोस्तों वो P का डबल है। तो सोचिएगा, अगर एंगल Q की मैं बात करता हूं तो ये इसका डबल है, ये इसका ट्रिपल था। तो दोस्तों अगर ये 50 है तो क्या ये 100 नहीं होगा? अब आप समझिएगा, हमसे Q और S का अंतर पूछा गया। Q तो मिल गया है, S नहीं पता है। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दोस्तों 360 होता है। यदि मैं एंगल Q को निकालूंगा तो 360 में से मुझे घटाना पड़ेगा। यहां से हमारा एंगल S बचा है दोस्तों, तो हमें उसी को देखना है। एंगल जो S होगा 360 में से तीनों कोणों को 50, 150 और 100 को यदि मैं जोड़ के घटा दूंगा दोस्तों तो एंगल S मिल जाएगा। और एंगल S जो हमें मिलेगा, देखिएगा 360 में से हमें 100 और 150 और मैं 50 को जोड़ दूंगा 200 और 100 300, तो आप कहेंगे सर S का जो मान आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्या, देखिएगा एंगल Q माइनस एंगल S। तो निकाल लीजिए दोस्तों, एंगल Q हमारा 100 है और एंगल S हमारा 60 है, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री। मैं समझता हूं सिंपल सा प्रश्न था, केवल थोड़ा बहुत इसने भाषा में उलझाने का प्रयास किया था। तो मैं समझता हूं दोस्तों आसानी से ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। प्रश्न में कहा जा रहा है इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देख लेते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये एक आयत है, मैं आपसे कहूं कि अगर ये भुजा L है और ये भुजा B है, तो मैंने फिगर में B को छोटा माना है। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का जो विकर्ण है छोटी भुजा का 3 गुना है दोस्तों। तो यदि मैं इसका विकर्ण बनाता हूं तो ये छोटी भुजा का 3 गुना है, अर्थात 3b है। दोस्तों आप लोग विकर्ण से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि जो विकर्ण होता है आयत का, याद करिएगा डायगोनल इक्वल रूट के अंदर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों डायगोनल 3b मैंने रख दिया, ये आ गया रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं
तो आप कहेंगे सर ये 9b² आ जाएगा, इधर l² और प्लस b² इधर लाइए दोस्तों, तो 8b² बराबर l²। मैं यदि इन्हें रेशियो में लिख देता हूं तो l² अपॉन b², यदि मैं वर्गमूल ले लेता हूं दोस्तों तो 2√2, 8 का वर्गमूल आएगा 2√2, और दोस्तों हमें मिल जाएगा l अपॉन b। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां से 2√2:1 का। अच्छा प्रश्न था, मैं समझता हूं आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं दोस्तों, यहां पर हमसे कहा जा रहा है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के विकर्णों से रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी अभी आपको लिखाई है, d1² प्लस d2² इक्वल 4a²। देखिएगा दोस्तों, यहां पर प्रश्न में भुजा की लंबाई 13 है और एक विकर्ण की भी लंबाई दे रखी है 24, दूसरा विकर्ण हमसे पूछा जा रहा है। अगर पहला विकर्ण 24 है दोस्तों तो मैंने इसका वर्ग किया, दूसरा विकर्ण आपको फाइंड करना है दोस्तों, और ए का मान हमारा है 13। तो देखिएगा दोस्तों, 24 का वर्ग आप जानते हैं 576 होता है, प्लस d2² इक्वल 13 का वर्ग 169 होता है, और 169 में अगर मैं 4 का गुणा करूंगा तो दोस्तों देखिएगा 4 निम 36 होता है, और 4 छिंग 24, 24 और 3 27, और 4 एकम 4, और 4 और 2 6। तो अगर आप 169 में 4 का गुणा करेंगे 676 आएगा। तो आपको दिखेगा d2² का मान निकालूंगा दोस्तों 100 आ जाएगा। अतः आप कह सकते हो जो दूसरा विकर्ण है हमारा वो क्या है, 10 है दोस्तों। आसान सा प्रश्न था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मैं समझता हूं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, देखिए क्या कहता है। एक समचतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की माप 60 डिग्री। यदि इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तो छोटे विकर्ण की माप ज्ञात की। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करें दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। अगर समचतुर्भुज है, मैंने एक फिगर बनाया, अब समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं एक समान होगी दोस्तों। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की माप 60 डिग्री है। यदि मैं दोस्तों इसे 60 डिग्री कहूं तो इसे भी मुझे 60 डिग्री कहना पड़ेगा। इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी दोस्तों, ये भी 10 और ये भी 10। छोटे विकर्ण की माप हमें बतानी है। आप ट्राइंगल में पढ़े हैं दोस्तों, 60 डिग्री के सामने का विकर्ण ही छोटा होगा, क्योंकि ये कोण आपका दोस्तों याद करिएगा, समचतुर्भुज में एक तल पर बने कोणों का योग 180 बताया था। यदि ये 60 है तो दोस्तों ये 120 होगा, और समचतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर भागों में बांटता है। तो 120 को अगर मैं दो बराबर भागों में बांट दूंगा तो आप कहेंगे सर 60 और 60। तो अब आप विचार करिए दोस्तों, अगर ये हमारा एक समचतुर्भुज है और इसमें ADB एक त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज का एक कोण 60 है तो दूसरा 60, तो तीसरा कोण भी दोस्तों कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि जो त्रिभुज ABD एक समबाहु त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि याद करिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज ये कहता था कि जिसके आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के होंगे वो हमारा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोस्तों एक समान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो BD है दोस्तों हमारा वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही विकर्ण हमारा सबसे छोटा विकर्ण है। तो मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न है हमारा, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है
तो उसके परिमाप में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मैं समझता हूं ये प्रश्न आप दोस्तों आसानी से हल कर सकते हो। इसमें केवल परिमाप पूछा गया। तो एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर हमें कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों। एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है। एक शब्द आया है दोस्तों, क्या? चक्रीय समलंब। पहले आपको एक चक्रीय चतुर्भुज समझना पड़ेगा। तो एक नोट समझ लीजिए पहले दोस्तों, क्या कहता है? वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यदि ऐसा कोई चतुर्भुज मिल जाता है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहूं, ये एक चतुर्भुज है दोस्तों, किसी तरह का कोई चतुर्भुज हो सकता है। ये मान लीजिएगा एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर चक्रीय है तो एंगल ए प्लस एंगल सी का टोटल 180 होगा, या एंगल बी प्लस एंगल डी का टोटल भी आपका 180 होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी चक्रीय चतुर्भुज की कहलाती है। अब दोस्तों इस प्रश्न में आप देखिएगा क्या कहा गया है आपसे कि एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है। समलंब है तो एक केस और आएगा, इसके साथ दो भुजाएं हमारी पैरेलल भी दी गई हैं। तो हम लोग उसी क्रम में दोस्तों बना लेते हैं कि एडी किसके पैरेलल आनी चाहिए? बीसी के। तो दोस्तों हमने एक चक्रीय समलंब बना लिया, और दोस्तों यहां पर उसने कहा था एडी पैरेलल बीसी। तो हमने ये दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कर ली, बना ली। एंगल एबीसी हमारा 70 डिग्री का। दूसरा दोस्तों बीसीडी की माप हमें बतानी है एंगल बीसीडी की। अब आप याद करिएगा, चक्रीय समलंब, ये अभी हमें चक्रीय चतुर्भुज बाद में देखना, पहले समलंब को समझना है। समलंब चतुर्भुज ये कहता था कि अगर ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं तो ये कोणों का योग 180 होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए आएगा दोस्तों हमारा 180 माइनस 70 अर्थात 110 होगा। और दोस्तों क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए और प्लस एंगल सी का टोटल 180 होना चाहिए। दोस्तों एंगल ए हम निकाल चुके हैं 110 का, तो हम यहां से एंगल सी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम कहेंगे कि जो एंगल सी आएगा दोस्तों हमारा, वो कितना निकल के आएगा? 70 डिग्री का। 110 को अगर मैं 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा? 70। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये नोट याद रखिएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। पी क्यू आर एस एक आयत है जिसकी भुजा पी क्यू 24 है और भुजा क्यू आर 16 है। बिंदु टी आर एस पर है। तो मैं एक आयत बना लेता हूं दोस्तों, देखिएगा। मान के चलिए ये एक आयत है और प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों क्या? पी क्यू आर एस। बिंदु टी आर एस पर है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, आसानी रहेगा। यहां से बनाता हूं पी क्यू आर एस। उसने कहा है कि पी क्यू की लंबाई 24 है और क्यू आर की लंबाई 16 है। बिंदु टी आर एस पर है दोस्तों। तो मैं एक बिंदु टी कहीं पर भी आर एस पे मान सकता हूं। ये उसने नहीं कहा है कि मध्य बिंदु पर है, कहीं पर भी हो सकता है। तो उसने कहा त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल, पी टी क्यू का क्षेत्रफल। याद करिए दोस्तों, पी टी क्यू का ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल के क्षेत्रफल के लिए क्योंकि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता है, तो त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो आप जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और दोस्तों यदि मैं आपसे कहता हूं ये इसका आधार है अगर, तो इसकी जो हाइट होगी दोस्तों, क्या मैं यहां से लंब डालने से मुझे हाइट नहीं मिल जाएगी? और दोस्तों यही h है, और ये h किसके बराबर होगी? 16 के बराबर।
एरिया निकालने के लिए केवल आपको क्या करना है, आधार लिखना है और ऊंचाई दोस्तों हमारी 16। मैं से हल करूंगा तो आप देखिएगा 12 मल्टीप्लाई करिएगा, 12 6 72 होता है और 12 और 7 19। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 192। मैं समझता हूं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फिगर अगर क्लियर है दोस्तों तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका था, मैं समझता हूं आसानी से आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कहता है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां दे रखी हैं, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। और मैं समझता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने लिखा है समचतुर्भुज के विकर्ण से रिलेटेड। तो दोस्तों एक प्रश्न और आपके लिए होमवर्क, अपना आंसर कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उस चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 है और विकर्णों की लंबाइयों का योग 17 सेंटीमीटर है। देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 30 है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था दोस्तों याद करिएगा 1/2 d1 इंटू d2। और दोस्तों यही क्षेत्रफल हमारा 30 दे रखा। आप कहेंगे सर विकर्णों का जो गुणनफल हो गया वो 60 हो गया। एक बात और हमसे कही जा रही है कि विकर्णों की लंबाइयों का योग, अर्थात प्रश्न में दिया गया है d1 और d2 का जो योग है दोस्तों 17 है। अब आप विचार करिए कि ऐसे कोई दो नंबर है जिनका गुणा करें तो 60 आ जाएगा और अगर हम इन्हें जोड़ें तो 17 आ जाएगा। और आप अच्छे से समझते होंगे दोस्तों 60 के दो फैक्टर कर लें हम जिनका योग 17 हो जाए तो आप देखिए 12 पंचे 60 होता है और 12 और 5 17 हो जाएगा। आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक विकर्ण हमारा 12 है और दूसरा विकर्ण हमारा 5 है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा था दोस्तों, देखिएगा हमसे कहा जाता उस भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। फॉर्मूला याद करिए दोस्तों d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर। क्योंकि प्रश्न आपका समचतुर्भुज का है इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को लगा लिया। देखिए दोस्तों d1 12 है और 12 का वर्ग 144 हो गया दोस्तों और 5 का वर्ग 25 हो गया। आप कहेंगे कि सर 144 में 125 जोड़ा जाएगा 169 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कि a स्क्वायर बराबर जो आएगा 169/4 आएगा। 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का और 4 किसका वर्गमूल है 2 का। अतः जो आंसर बनेगा दोस्तों आपका 6.5। क्या हमारे पास ये विकल्प है? बिल्कुल है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया 6.5 सेंटीमीटर। मैं समझता हूं आसानी से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कहता है। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई के कागज की सीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? आप समझिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। हमने एक यहां एक कागज की एक सीट की बात हो रही है। मान के चलिएगा इस कागज की सीट की लंबाई है 8 और दोस्तों चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि इस कागज की सीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। हमें इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाने हैं। यदि हम ऐसे वर्ग बनाते हैं तो पहले हम कागज का क्षेत्रफल समझ लेते हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर जो कागज का क्षेत्रफल होगा वो आप समझ गए होंगे 8 इंटू 6। तो टोटल जो एरिया हो गया वो दोस्तों 48 हो गया। और इस 48 में से हमें 2-2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटने। तो जो एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे सर 4 हो गया। तो हमारे जो वर्ग निकलेंगे तो वर्गों की जो संख्या निकल के आएगी इस कागज से दिखेगा। पूरे कागज का एरिया है 48 और एक वर्ग हमारा जो एरिया कवर कर रहा है वो है 4। तो आप कहेंगे जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अतः इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा 12 होगा। और मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों
ये टॉपिक था हमारा चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज के साथ साथ सभी चतुर्भुजों को समझ करके कई सारे प्रश्न हल करे हैं दोस्तों। मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे ज्यामिति के नए टॉपिक में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और जितने भी प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए उनका आंसर कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।